एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। समीना और सलमान एडवोकेट होटल से निकलकर कुछ दूर तक सड़क पर चलते रहे। फिर समीना डी ग्राउंड वाले पार्क में दाखिल हो गई। पार्क में कहीं कहीं लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी खेल रहे थे। वो दोनों पार्क से निकलकर दूसरी सड़क पर पहुंच गए। सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियां थीं। समीना चलते हुए इधर उधर देख रही थी। उस वक्त उसके दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई थी। वो सड़क पर तकरीबन 50 कदम चले थे कि अचानक ही झाड़ियों से एक साया निकलकर उनके सामने आ गया। वो शारिक था। उसके हाथ में पिस्तौल था। शारिक गुर्राया, खामोशी से चलते रहो, मुंह से कोई आवाज निकालने जब भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उसने पिस्तौल की नाल सलमान के पहलू से लगा दी। सलमान बदहवास हो गया। कौन हो तुम? शारिक ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचान सके? मैं वो हूं जिसके खौफ से तुम लाहौर से भागकर यहां छुपे हुए हो। सलमान हकला कर रह गया। शारिक बोला, हाँ बिल्कुल ठीक, मैं शारिक हूं जिसके माँ बाप को तुमने कत्ल करवाया और जिसे अपने माँ बाप के कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया, जिसके घर को जलाकर तुमने राख कर डाला। उस रोज तो तुमने मुझे पहचान लिया था जब लोहारी गेट पर हमारा आमना सामना हुआ। तुम जान के खौफ से लाहौर छोड़कर भाग गए, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को नहीं भूलता। डीएसपी को ठिकाने लगाने के बाद मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी और बिलाखिर तुम्हें तलाश कर ही लिया। सलमान हकलाया, तुम गलत समझे हो, मैं बेकसूर हूँ। सारी साजिश उस इंस्पेक्टर की थी। तुम्हें जेल भिजवाने के बाद वो मुझे भी ब्लैकमेल करता रहा। वो डीएसपी हो गया था, लेकिन हर महीने मुझसे 5,000 रुपए वसूल करता रहा। उसकी ब्लैकमेलिंग से मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो चुका हूँ। चंद रोज पहले अखबार में उसके कत्ल की खबर पढ़ी तो मैंने सुख का सांस लिया। शारिक बोला, और अब तुम्हारे कत्ल की खबर पढ़कर कोई और सुख का सांस लेगा। सलमान घिघियाया, नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। शारिक गुराया, खामोशी से चलते रहो वरना यहीं पर लाश गिरा दूंगा। आगे किसी मोड़ पर एक गाड़ी घूमकर सामने आ गई। शारिक ने पिस्तौल जेब में डाल लिया। वो तीनों गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनी में थे। शारिक गुराया, शराफत से चलते रहना, अगर कोई गड़बड़ की तो जिंदा नहीं बचोगे। गाड़ी उनके करीब से गुजर गई। शारिक ने फिर पिस्तौल निकाल लिया। वो गौसिया दरबार से पहले ही बाईं तरफ एक तंग सी गली में घूम गए और कुछ ही देर के बाद वो उस जेरे जमीन मकान में पहुंच गए जो शारिक ने आज दिन में देखा था। शारिक ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर समीना को थमा दी। उसे इस बात का इत्मीनान था कि रोशनी मकान से बाहर कहीं नहीं देखी जा सकती थी। शारिक ने सलमान को घूरते हुए कहा, हाँ अब बताओ तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। गोली से तो आदमी एकदम मर जाता है, मैं तुम्हें एकदम मरने नहीं दूंगा। सिसका सिसका कर, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इन्हीं हाथों से। शारिक ने पिस्तौल जेब में रख लिया और दोनों हाथ सलमान की तरफ बढ़ा दिए। सलमान चीखा, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। शारिक बोला, चीखने का कोई फायदा नहीं, इस वीराने में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, और अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन भी ली तो उसके यहाँ पहुंचने से पहले तुम्हारी रूह जिस्म से रुखसत हो चुकी होगी। सलमान घिघियाया, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। शारिक बोला, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, दूसरों पर जुल्म करते हुए उसे जरा भी रहम नहीं आता, लेकिन जब खुद फंसता है तो कुत्ते की तरह पैर चाटने पर भी तैयार हो जाता है। सलमान वाकई उसके पैरों पर गिर गया। शारिक ने उसे ठोकर मारना चाही, मगर सलमान ने अचानक ही उसके दोनों पैर टखनों के करीब से पकड़कर जोरदार झटका दिया। शारिक लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा। इससे पहले कि शारिक संभलता, सलमान ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उसके साथ ही उसके हलक से गुर्राहट निकली। मेरे आदमियों से गलती ये हुई थी कि उस रात उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, और जब जेल से रिहा होने के बाद मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि तुम अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम लोगे। अगरचे मैं वो शहर भी छोड़कर यहाँ आ गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन मुझे ढूंढ निकालोगे। मैं कभी एक लम्हे को भी लापरवाह नहीं रहा। ये पिस्तौल 24 घंटे मेरी जेब में रहता है। आज इसके इस्तेमाल का वक्त आ गया है। ये सूरत हाल देखकर समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर गई। उसने चीख रोकने के लिए अपना हाथ मुंह पर रख लिया। शारिक पुश्त के बल जमीन पर पड़ा था। उसने दोनों कोहनियों पर जोर देकर उठने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे सलमान के हलक से फुनकार सी निकली, नाना उठने की कोशिश मत करना।
अब मैं तुम्हें उठने का मौका नहीं दूंगा। ये मकान ही अब तुम दोनों का मकबरा बनेगा। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, मगर तुम जैसे लफंगों की गर्दन अब भी मरोड़ सकता हूँ। जमीन पर पड़ी हुई पेंसिल टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही पुरस्कार लग रहा था। उसने गर्दन घुमाकर समीना की तरफ देखा, बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी मौत ही शायद तुम्हें यहाँ ले आई थी। तुम भी इस तरफ आ जाओ। उसने पिस्तौल से इशारा किया। सलमान की तवज्जो एक लम्हे को शारिक से हटी और शारिक ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछलकर पैर की जोरदार ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर मारी। उसकी ये हरकत सलमान के लिए कतई गैर मुतवक्के थी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। शारिक बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, लेकिन सलमान ने उसके संभलने से पहले ही उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। शारिक का दिमाग झंझना उठा। सलमान ने ठीक ही कहा था कि वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब भी उसके हाथों में बड़ी ताकत थी। उसे यूं लगा था जैसे जबड़े पर घूंसा नहीं, वजनी हथौड़े से जोरदार जर्ब लगाई गई हो। वो लड़खड़ा कर रह गया। सलमान ने दूसरा घूंसा मारना चाहा, मगर शारिक ने बाएं हाथ की कलाई पर उसका वार रोका और दाएं हाथ से उसके मुंह पर घूंसा मार दिया। सलमान लड़खड़ा कर पीछे हटा। समीना एक तरफ खड़ी खौफ से थर-थर कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक मर्तबा तो उसके जहन में आया था कि यहाँ से निकल कर भाग जाए, मगर वो शारिक को छोड़कर नहीं जा सकती थी। सलमान का दाव एक बार फिर चल गया। उसने शारिक की टांग पर ठोकर मारी। शारिक लड़खड़ा कर नीचे गिरा। सलमान एक लम्हा जाया किए बगैर उसके सीने पर सवार हो गया। उसके साथ ही उसने शारिक के गले पर पंजे जमा दिए। शारिक को यूं महसूस हुआ जैसे उसका गला आहनी शिकंजे में जकड़ा गया हो। उसे सीने में अपना सांस घुटता महसूस हुआ। उसका एक हाथ सलमान के घुटने के नीचे दबा हुआ था। उसने एक झटके से अपना हाथ निकाला और बड़ी मुश्किल से दोनों हाथ अपने सर के पीछे ले गया। उसने दोनों हाथों की उंगलियां फंसा ली और पूरी कुव्वत से 2 हथौड़ सलमान के मुंह पर मारा। जर्ब अगरचे ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन एक लम्हे को शारिक के गले पर सलमान की गिरफ्त ढीली हो गई। शारिक ने मौके से फायदा उठाते हुए एक और 2 हथौड़ रसीद कर दिया। सलमान कराहता हुआ पीछे उलट गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से उसे अपने ऊपर से धकेल कर नीचे गिरा दिया। अब शारिक सलमान के सीने पर था और उसके दोनों हाथों की गिरफ्त सलमान के गले पर थी। सलमान अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। बिलाखिर वो शारिक को अपने ऊपर से गिराने में कामयाब हो गया, लेकिन शारिक ने गिरते हुए भी अपना दायां बाजू उसकी गर्दन पर लपेट दिया। सलमान ने एक और झटका देकर उठने की कोशिश की, लेकिन इस तरह खुद शिकंजे में आ गया। अब शारिक उसकी पुश्त पर था और उसका बाजू सलमान की गर्दन पर लिपटा हुआ था। शारिक ने दूसरे हाथ से उसके सर को लपेट में ले लिया और जोर जोर से झटके देने लगा। सलमान बुरी तरह चीख रहा था। शारिक उसकी चीखों की परवाह किए बगैर उसकी गर्दन को झटके देता रहा। कड़क की आवाज उभरी। सलमान की गर्दन की हड्डी टूट गई। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। शारिक गर्दन को मुसलसल झटके देता रहा और बिलाखिर उसने सलमान को एक तरफ धकेल दिया। सलमान जमीन पर इस तरह तड़प रहा था जैसे मुर्गी के गले पर छुरी फेर कर फेंक दिया गया हो। शारिक करीब खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर समीना की तरफ देखा। वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। उसकी टांगें लरज रही थीं। उसने चीख रोकने के लिए एक हाथ सख्ती से मुंह पर जमा रखा था। सलमान अब बेहिस्सो हरकत हो गया था। शारिक ने उसकी लाश को ठोकर मारी और समीना की तरफ आ गया। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो। सन्नाटे में चीखों की आवाज दूर तक सुनी गई होगी। अगर कोई इस तरफ आ गया तो फंस जाएंगे। समीना हकलाई, तुमने इसे मार दिया? शारिक ने कहा, तो क्या मैं इसे लोरी सुनाने के लिए लाया था? इस मर्तबा उसका लहजा पुरसुकून था। समीना अब भी खौफ से थर-थर कांप रही थी। उस रात शारिक की शराफत और मासूमियत ने उसे मुतासिर किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शारिक इस कदर बेरहम और संगदिल होगा। शारिक उसका हाथ पकड़े हुए था और समीना इस तरह चल रही थी जैसे हिप्नोटाइज्ड हो। शारिक उसे तकरीबन घसीटता हुआ चल रहा था। वो ज़ेरे तामीर मकानों से निकलकर सड़क पर आना ही चाहते थे कि गौसिया दरबार की तरफ से साइकिलों पर 2 आदमी आते दिखाई दिए। शारिक समीना को खींचता हुआ जल्दी से झाड़ियों की आड़ में दुबक गया। वो दोनों साइकिल सवार उनके तकरीबन 15 फुट के फासले पर सामने से गुजर गए। उनमें एक ऊंची आवाज में कह रहा था, चीखों की आवाज इसी तरफ से आई थी, मैंने अपने कानों से सुनी थी। दूसरा बोला, आवाज तो मैंने भी सुनी थी। जब तक मिल वालों के और इन ज़ेरे तामीर मकानों के मालिकों का मुकदमा खत्म नहीं होता, यहाँ ऐसे वाकयात होते रहेंगे। याद है 6 महीने पहले भी यहाँ से एक औरत की लाश मिली थी। पहला आदमी बोला, चोर डाकुओं ने इन अधूरे मकानों को अपना अड्डा बना लिया है, आगे बाएं तरफ मुड़ जाओ। चीखने की आवाजें उस तरफ से आई थीं। शारिक झाड़ियों की आड़ से उनकी तरफ देख रहा था। वो दोनों साइकिल सवार जैसे ही कच्चे रास्ते पर मुड़कर एक मकान की आड़ में हुए, शारिक समीना का हाथ पकड़कर उठ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। वो जल्द ही डी ग्राउंड के पहले मोड़ पर पहुंच गए।
उस तरफ भी एक रेस्टोरेंट और चंद दुकानें थीं। रेस्टोरेंट के साथ चिकन टिक्का और सीख कबाबों की दुकानें भी थीं। कबाबों की खुशबू फजा में रची हुई थी। वो रेस्टोरेंट के करीब से गुजर गए। उसे अगले मोड़ पर उन्हें एक रक्षा मिल गया। कचहरी बाजार के मोड़ पर उन्होंने रक्षा छोड़ दिया और जैसे ही रक्षा वहां से रुखसत हुआ, वो दोनों नटवाला अड्डे की तरफ जाने वाले तांगे पर सवार हो गए। नटवाला अड्डे पर तांगे से उतरकर धोबी घाट से होते हुए जिनाह कॉलोनी में दाखिल हो गए और जब वो घर में दाखिल हुए तो 11 बज रहे थे। समीना अपने कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। शारिक की हमदर्दी में वो इस हद तक आगे निकल गई थी कि अब वो खुद भी इसी जुमरे में आ गई थी। शारिक ने उसकी आंखों के सामने सलमान को मौत के घाट उतार दिया था। कितनी दरिंदगी थी उस वक्त शारिक के चेहरे पर। शारिक ने दरवाजे में रुककर पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? समीना एक झटके से उठकर बैठी, बोली, कुछ नहीं हुआ। तुम चले जाओ यहां से। तुम कातिल हो। तुमने मेरी आंखों के सामने एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। तुम कातिल हो। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। चले जाओ यहां से। शारिक के हलक से गुर्राहट निकली। आहिस्ता बोलो। यही वो आदमी था जिसने मेरे माँ बाप को कत्ल करवाया था। उन्हें मेरी आंखों के सामने ज़िबाह किया था। उनकी चीखों की आवाजें तो किसी ने नहीं सुनी थी, मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी थी। आज वो मेरे हाथों अंजाम को पहुंच गया तो तुम्हें उससे हमदर्दी हो गई। समीना ऊंची आवाज में रोने लगी। मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है। तुम सब कातिल हो। चले जाओ यहां से। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्यों आ गए थे? चले जाओ। शारिक उसके पास आकर पलंग की पट्टी पर बैठ गया। उसने समीना का हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई। मत हाथ लगाओ मुझे। तुम्हारे ये हाथ खून में रंगे हुए हैं। शारिक ने कहा, मत भूलो कि ये खून अब तुम्हारे हाथों पर भी लग चुका है। इस वक्त हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उस दलदल में पहला कदम रख चुकी हो जिसमें मैं फंसा हुआ हूं। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत से काम लो। जब तक मैं हूं तुम पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। शारिक ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इस मर्तबा समीना ने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की। शारिक उसका हाथ सहलाता रहा और फिर उसे हौले से अपनी तरफ खींचने लगा। समीना उसकी तरफ खींची चली आई। उसने अपना सर शारिक के सीने से लगा दिया। उसके पूरे बदन में सनसनी की लहर सी दौड़ रही थी। शारिक की कैफियत भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। उसने एक हाथ समीना की ठोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। समीना की आंखें भीगी हुई थीं। ठीक उसी लम्हे कॉल बेल बज उठी और वो दोनों उछल पड़े। समीना हकलाई, ये कौन है? पुलिस। खौफ से उसका चेहरा जर्द हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। शारिक उठते हुए बोला, पुलिस नहीं हो सकती। तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, मैं देखता हूँ। समीना बोली, नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, मैं देखती हूँ। ये कहकर वो भी पलंग से उतर आई। उसने आंखें पोंछी और दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए कमरे से निकल गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाया। उसने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी थी कि अगर सलमान के कत्ल का पता चल भी गया होगा तो किसी को ये तो पता नहीं चला होगा कि उसका कातिल कौन है। पुलिस इतनी जल्दी उनका सुराग नहीं लगा सकती। शारिक भी कमरे से निकलकर लाउंज में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेज पर पड़ा हुआ वो नॉवल उठा लिया था जिसने उसे जिंदगी के एक नए रुख से रोशनास करवाया था। नॉवल उसके हाथ में था और वो समीना की तरफ देख रहा था जो बाहर का दरवाजा खोल रही थी। उसने दरवाजे से ही पूछा, कौन है? उसके लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी। बाहर से आवाज आई, मैं हूँ समीना बीबी। गुराया, जरा दरवाजा खोलिए। समीना ने बाहर का गेट खोला। उसका पड़ोसी गुराया हाथ में एक थैला लिए खड़ा था। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, जी खैरियत? गुराया ने कहा, तकरीबन 9 बजे के करीब एक साहब आए थे, वो ये थैला दे गए हैं। इसमें एक खत भी है। ये कहते हुए उसने थैला समीना की तरफ बढ़ा दिया। समीना ने थैला लेते हुए पूछा, कौन था वो? नाम नहीं बताया। गुराया बोला, नाम तो मेरे जहन में नहीं रहा, अलबत्ता ये बताया था कि वो आज दोपहर लाहौर से आया था, डगलसपुरा में कहीं ठहरा हुआ है और कल सुबह वापस चला जाएगा। उसके हाथ ये थैला आपके घर वालों ने भेजा था। समीना बोली, शुक्रिया, आपको जहमत हुई। गुराया ने कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो शारिक साहब लाहौर वापस चले गए हैं? समीना ने कहा, नहीं नहीं, वो यहीं हैं, अभी शायद 1-2 दिन रहेंगे। गुराया वापस चला गया। समीना गेट बंद करके अंदर आ गई। उसने गुराया की आंखों में इंतबाह की झलक देख ली थी। शारिक ने अपने आप को उसका कजन जाहिर किया था और वो कल ही लाहौर से आया था और आज उसके घर वालों ने उसके लिए कुछ चीजें भेजी थी। अगर शारिक उसका कजन था और उसके घर वालों से मिलकर आया था तो आज किसी और के हाथ चीजें भेजने की क्या जरूरत थी? ये चीजें कल शारिक के हाथ भी भेजी जा सकती थी। ये बात गुराया के दिल में शक पैदा कर सकती थी कि क्या शारिक वाकई उसका कजन था और लाहौर ही से आया था या कोई और था। उसकी तरह अकेली रहने वाली औरतों पर मोहल्ले के लोग बड़ी कड़ी निगाह रखते थे। कौन लोग मिलने आते हैं, उनमें क्या रिश्ता या ताल्लुक है? समीना अंदर आते हुए सोच रही थी कि लाहौर से कौन आया होगा। उनका कोई अजीज था या मोहल्ले का कोई आदमी जिसके हाथ ये चीजें भेजी गई थी।
गुराया ने बताया था कि वो डगलसपुरा में ठहरा हुआ है। फैसलाबाद में उसके रिश्ते के एक मामू रहते थे। उनकी रिहाइश तारिकाबाद में थी। डगलसपुरा में उनका कोई जानने वाला नहीं रहता था। वो यही सब कुछ सोचते हुए अंदर आ गई। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पूछा, कौन था? समीना बोली, लाहौर से कोई आया था। मेरे घर वालों ने कुछ चीजें भेजी हैं। घर पर ताला देखकर वो शख्स ये थैला गुराया साहब के घर दे गया था। ये कहते हुए उसने थैला मेज पर रख दिया। शारिक ने पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार? समीना ने कंधे उचकाए, बोली, पता नहीं कौन था। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भूख नहीं लग रही? तुम शायद भूल गई हो कि शाम की चाय के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया पिया। समीना ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, भूख? उसे याद आ गया कि शाम की चाय के बाद वाकई कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसे भूख नहीं लग रही थी। उसके दिल में तो हौल उठ रहे थे। वो बोली, इस वक्त मैं रोटी नहीं पका सकती, चाय बना देती हूँ, बिस्किट वगैरह खा लेना। ये कहती हुई समीना किचन में चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो चाय बना कर ले आई। चाय के साथ उसने बिस्किट का डिब्बा भी मेज पर रख दिया। वो खुद तो सिर्फ चाय की चुस्कियां लेती रही और शारिक डिब्बे में से बिस्किट भी निकाल कर खाता रहा। वो रात 1 बजे तक बैठे बातें करते रहे। समीना के जहन पर खौफ मुसल्लत था और शारिक उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। समीना ने कहा, लाश का पता चल गया होगा और पुलिस वहां पहुंच गई होगी। उसके लहजे में अब भी हल्की सी कपकपाहट थी। शारिक ने कहा, तुमने बिला वजह अपने जहन पर खौफ तारी कर रखा है। पुलिस को पता नहीं चलेगा कि उस खबीस का कातिल कौन था। समीना बोली, मैं जब उसे बुलाने गई थी तो वहां बैठे हुए लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अगरचे अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था, लेकिन हो सकता है किसी ने मुझे देख लिया हो। शारिक ने कहा, यह तुम्हारा वहम है। अगर तुम्हारा चेहरा चादर में छुपा हुआ था तो किसी ने कैसे देख लिया होगा? समीना बोली, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। शारिक ने कहा, तुम्हारा ये खौफ बिला वजह है। जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह उठोगी तो सारा खौफ जहन से निकल चुका होगा। समीना उठकर अपने कमरे में चली गई। शारिक भी दरी पर लेट गया। शारिक तो कुछ देर बाद सो गया, लेकिन समीना को नींद नहीं आ रही थी। आज के वाक़े ने उसे बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। वो जिस शख्स को बहुत मासूम समझी थी, वो किसी दरिंदे की तरह सफ़ाक और बेरहम साबित हुआ था। उसकी हमदर्दी में वो खुद भी उस दलदल में कदम रख चुकी थी जिससे वो शारिक को निकालना चाहती थी। शारिक उसके लिए अजनबी था, लेकिन समीना उससे मुतासिर होकर चंद ही रोज में इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि अपने आप को खतरात में डाल लिया। वो सोच रही थी कि अब भी वक्त था कि वो शारिक से किनारा कशी करके अपने आप को बचा ले, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने नादानी में अपने लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर ली थी। शारिक ने जब पुलिस के सामने कहा था कि वो उसका कजन है तो समीना ने उसकी तरदीद नहीं की थी। और अगर पुलिस ने ये सुराग लगा लिया कि उस रात पुलिस मुकाबले के बाद उसके घर में पनाह लेने वाला मुल्जिम कौन था, तो शारिक के साथ वो भी आहनी सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। उसने शारिक को न सिर्फ बचाने की कोशिश की थी, बल्कि मुल्जिम का गलत हुलिया बताकर पुलिस को भी गलत रास्ते पर डाल दिया था। और कानून की नजरों में ये एक संगीन जुर्म था। और इससे ज्यादा संगीन जुर्म तो ये था कि वो सलमान के कत्ल में मुलव्विस हो गई थी। समीना जैसे जैसे सोच रही थी, उसका जहन उलझता जा रहा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। कभी उसके चेहरे के सामने शारिक का चेहरा आ जाता और कभी फांसी का फंदा झूलता हुआ दिखाई देने लगता। उस वक्त 3:30 बजे थे। समीना बार बार करवटें बदल रही थी। दफतन बाहर किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। दौड़ते हुए कदमों के साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई देने लगी। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। बहुत से लोग शोर मचाते हुए दौड़ रहे थे। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। समीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो पलंग से उठकर दौड़ती हुई शारिक के करीब पहुंच गई। शारिक भी शोर सुनकर उठ गया था। बाहर एक धमाके की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गेट से टकराया हो। समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और दूसरे ही लम्हे वो उछलकर शारिक से लिपट गई। शारिक के लहजे में नींद का खुमार था। बोला, क्या हुआ, ये शोर कैसा है? लेकिन दूसरे ही लम्हे जब उसे ये एहसास हुआ कि समीना उससे लिपटी हुई है, तो एक लम्हे को वो बदहवासा हो गया। समीना के हलक से कपकपाती हुई आवाज निकली, वो आ गए, पुलिस। खौफ की शिद्दत से वो हौले हौले कांप रही थी। शारिक के जहन पर तारी नींद का खुमार गायब हो चुका था। उसने अपने आप को समीना की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश न की। बाहर से शोर की आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी। किसी के बार बार गेट से टकराने की आवाज आ रही थी, जैसे दो आदमी गुत्थम गुत्था हों और गेट से टकरा रहे हों। एक चीखती हुई आवाज गेट के करीब से उभरी, मैंने इसे पकड़ लिया है, जल्दी आओ, भागो। समीना चीख कर शारिक में समा जाने की कोशिश करने लगी। शारिक ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपने हवास काबू में रखो, इतनी खौफजदा क्यों हो? समीना हकलाई, पुलिस, वो आ गए। शारिक ने उसे हौले से डांटा, पागल हो गई हो, अपने हवास काबू में रखो, मैं देखता हूँ क्या मामला है। समीना बोली, नहीं, बाहर मत जाना, दरवाजा मत खोलना। शारिक ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया और उठकर दबे कदमों चलता हुआ खिड़की के करीब आ गया।
उसने कुर्सी उठाकर खिड़की के करीब रखी और ऊपर चढ़कर जरा सा पर्दा सरकाकर खिड़की के सबसे ऊपर वाले शीशे से बाहर झांकने लगा। गली में स्ट्रीट लैंप की रोशनी थी और 7-8 आदमी नजर आ रहे थे जिन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा था। उस आदमी की पिटाई की जा रही थी। एक आदमी की आवाज सुनाई दी, इसका एक और साथी भी था, उसे मैंने उस तरफ भागते हुए देखा है। एक और आवाज ने कहा, इसे कोतवाल ले चलो, पुलिस वाले इससे दूसरे साथी का पता भी मालूम कर लेंगे। किसी तीसरी आवाज ने कहा, कुछ गया तो नहीं? पहली आवाज ने कहा, नहीं, बर वक्त आंख खुल गई थी। हमारे शोर मचाने पर ये भाग निकले। एक आदमी ने पकड़े गए शख्स को थप्पड़ मारा, चलो ए चोर दया पुत्रा। वो लोग उसे मारते पीटते हुए वहां से ले गए। शारिक को उनकी बातों से समझने में देर न लगी कि वो चोर किसी घर में घुस गए थे, लेकिन अहले खाना बर वक्त जाग गए। उनके शोर मचाने पर चोर भाग निकले, लेकिन शोर मचाने पर मोहल्ले के कुछ लोग भी जाग गए थे जिन्होंने ताकुब करके एक चोर को पकड़ लिया था, जबकि दूसरा भाग निकलने में कामयाब हो गया था। शारिक ने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया और कुर्सी से उतरकर समीना के करीब आ गया। वो अभी तक दरी पर बैठी हुई हौले हौले कांप रही थी। शारिक ने उसके करीब बैठते हुए कहा, किसी घर में चोर घुस आए थे, एक भाग गया और दूसरे को पकड़कर थाने ले गए हैं। समीना बोली, मैं समझी थी कि पुलिस आ गई। उसके लहजे में खौफ नुमाया था। शारिक ने कहा, पुलिस यहाँ नहीं पहुंच सकती, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस कयामत तक सलमान के कातिल का सुराग नहीं लगा सकती, लेकिन अगर तुम इस तरह बात बात पर बदहवास होती रही तो फिर ये राज राज नहीं रहेगा। समीना ने कहा, मुझे डर लगता है। शारिक बोला, डरने की कोई बात नहीं। शारिक ने उसे अपने करीब किया। समीना का खौफ बतदरीज जायल होता चला गया। तभी दीवार गिर क्लॉक ने 4 बजने का ऐलान किया। उसने अपने आप को शारिक की गिरफ्त से छुड़ाया और उठकर दौड़ती हुई अपने पलंग पर जा गिरी।